नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है गांधी युग, यानी कि महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वे सारे प्रश्नों को एक वीडियो में ही संग्रहित किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा गांधी जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, जिनका जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और उनका जीवन काल किस प्रकार से बीता और किस प्रकार से लेकर के उन्होंने सारे असहयोग आंदोलन से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अपने जीवन काल में जितने भी आंदोलन को चलाए वे सारे के सारे एक ही वीडियो में संग्रहित किया गया है, जिसे अंत तक जरूर देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि गांधी युग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले 1915 से लेकर के और 1948 के बीच वाले जो समय है उस सभी समय को हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। तो 1915 से लेकर के और 1948 तक, क्योंकि गांधी जी का मृत्यु 1948 में हुआ, उसके पहले से लेकर के और 1915 यानी कि 1915 में जब वे दक्षिण अफ्रीका से जब भारत वापस लौटे तो उस समय से लेकर के और सन 1948 तक किस प्रकार से गांधी जी का सफर रहा और कितने सारे आंदोलन को चलाए, वे सभी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि महात्मा गांधी, जिनको राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो महात्मा गांधी का जन्म, प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो अब सीधे बताइएगा कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। और उसके बाद यह गुजरात में ही इन्होंने 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ, लेकिन यह 1893 के पहले तक गुजरात में ही इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने बैरिस्ट्री भी की और बैरिस्ट्री के साथ साथ वकालत भी किए। और वकालत करने के बाद इन्होंने 1893 में इन्होंने कहा दक्षिण अफ्रीका में गए थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे? 1893 में। लेकिन वहां जाने के बाद से और सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले 1906 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा की गई। कहा? दक्षिण अफ्रीका में। यानी कि सबसे पहले गांधी जी 1915 में तो वापस लौटे, लेकिन उसके पहले 1893 में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने पढ़ने के लिए गए हुए थे। और जब उन्होंने की पढ़ाई पीरियड का जो समय था उस समय से ही, यानी कि सन 1906 में उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यानी कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सन 1906 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और यह 1893 के पहले गुजरात में ही इन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने गुजरात में ही वकालत किए। उसके बाद 1893 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां जाकर के सन 1906 में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। किसका? सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने किए हुए थे। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 1893 से रह करके अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद गांधी जी ने 1906 से यानी कि शुरू किए थे क्या? सत्याग्रह शब्द का प्रयोग शुरू किए थे। उसके बाद यह भारत वापस 1915 में चले आए, यानी कि भारत दक्षिण अफ्रीका से अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद में दक्षिण अफ्रीका से प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कब? यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अपने देश पुनः वापस लौट आए दक्षिण अफ्रीका से, और उसे 9 जनवरी को आप प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी, प्रश्न पूछता है कि महात्मा गांधी अपने देश वापस कब लौटे, तो सन 1915 में, और वह दिन 9 जनवरी था। कौन था? 9 जनवरी। इसलिए हमेशा यानी कि प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद यानी कि भारत तो लौटे 1915 में, उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम का निर्माण कराए। यानी कि साबरमती आश्रम का निर्माण सन 1916 में। कब? यानी कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस अपने देश लौटे, उसके बाद गुजरात के यानी कि अहमदाबाद में 1916 में साबरमती आश्रम का निर्माण करवाए। उसके बाद सन 1917 में, यानी कि प्रश्न पूछता है कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, यानी कि
बिहार में चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा सन 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में। और यह क्यों हुआ? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था, जो कि लगभग 200 वर्षों तक हमारे देश पर कब्जा करके और हमारे देश के लोगों को फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना करके हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया। उसके बाद यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत 1917 में गांधी जी के द्वारा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे चंपारण में, यानी कि चंपारण में काम करने वाले जितने भी किसान मजदूर वर्ग के थे, उनके ऊपर काफी अत्याचार किया करता था और नील की खेती करने के लिए काफी, यानी कि जोर जबरदस्ती या लोगों के साथ गलत व्यवहार किया करता था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। समझ में आ रहा है? उसके बाद, और यह चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सन 1917 में गांधी जी के द्वारा क्यों किया गया? तो यहाँ पे नियम लगा हुआ थी 3 कठिया प्रणाली। अंग्रेजों के द्वारा चंपारण के किसानों पर एक नियम लगाया हुआ था जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था, यानी कि 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती करना है तो करना है, यानी कि जोर जबरदस्ती चाहे जैसे भी हो। और इसी प्रणाली को देखते हुए और चंपारण के किसानों के साथ घोर अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा जब देखे गांधी जी ने, तब सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है, जो कि बिहार में पड़ता है। कहाँ है? बिहार में। तो बिहार के सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने सन 1917 में किए। कहां से? चंपारण से किए। और वो भी किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों के घोर अत्याचार के कारण नील की खेती करने पर मजबूर किए जाने वाले किसानों के अत्याचार को देख करके उन्होंने किसानों की पीड़ा को देखते हुए अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नियम 3 कठिया व्यवस्था, यानी 20 कट्ठा जमीन पर कम से कम 3 कट्ठा में नील की खेती करने को घोर मतलब कि अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था, जिसकी वजह से चंपारण के किसानों के दयनीय स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी ने सन 1917 में बिहार से ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए। अब हम देखते हैं कि सन 1918 यानी कि यह 1915 के बाद, यानी कि जब महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से जब वापस लौटे, तब से लेकर के यह अन्य प्रकार की जो घटनाएं उत्पन्न हो रही है या शुरू हो रही है, सब में महात्मा गांधी का अपना कर्तव्य है और महात्मा गांधी की अपनी भागीदारी है। तो सबसे पहले 1917 में तो जान गए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की है। नील की खेती के लिए मजबूर किए जाने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सन 1917 में बिहार से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई। चलिए अब हम देखते हैं कि 1918 में मजदूर आंदोलन जो हुआ था, अहमदाबाद के मिल जो था, वहां पे अहमदाबाद के मिल में मजदूरों के साथ अत्याचार करने की वजह से मजदूरों के द्वारा सन 1918 में एक आंदोलन चलाया गया और उसी आंदोलन को क्या कहते हैं? अहमदाबाद मिल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पे मजदूर लोगों के द्वारा ही आंदोलन चलाया गया, क्योंकि यहाँ अहमदाबाद मिल मालिकों के द्वारा मजदूरों पर काफी शोषण किया जा रहा था, जिसकी वजह से 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों के द्वारा यह आंदोलन को चलाया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी किए। अब हम देखते हैं कि सन 1930 में, यानी कि गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा को शुरू किया गया। यानी कि प्रश्न पूछता है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई? तो सन 1930 में, और इसमें महात्मा गांधी के साथ, यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को यह आंदोलन चलाया गया दांडी यात्रा, और उसमें महात्मा गांधी के साथ मजदूर यानी कि कम से कम आपका 78 सहभागियों ने, यानी कि उनके साथ चलने वाले सहयोगियों ने उनका साथ दिया और सन 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की गई। अब हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया गया, जबकि अब 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा की शुरुआत 78 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी ने की है और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा कब किया गया? यह 6 अप्रैल 1930 को। कब किया गया? 6 अप्रैल 1930 को किया गया। अब हम देखते हैं कि 1931 में भी, मतलब 1930 में क्या हुआ
सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। यानी कि यह गांधी इरविन समझौता किसके किसके बीच हुआ? तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह गांधी इरविन समझौता तो 1931 में हुआ, लेकिन उसी बीच में 3 ऐसी घटना हो गई जो कि आपके इतिहास के लिए काफी मतलब कि महत्वपूर्ण है और यह जानना काफी जरूरी है कि 1930 में ही 1931 में गांधी और इरविन यानी गांधी इरविन समझौता हुआ भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। लेकिन हम ये देखते हैं 1930 में, देखिए 1931 में गांधी इरविन का समझौता हुआ और सन 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ और 1931 में यह गांधी जी कांग्रेस की ओर से भागीदार लिए यानी कि भाग लिए पर सफलता नहीं मिली, इसलिए यह मतलब 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। यानी कि 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और इसमें हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर को दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। यानी कि यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। यह तीनों में गांधी जी यह 1931 वाला जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस की तरफ से भागीदार लिए, लेकिन इनमें उनको सफलता नहीं मिली और भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता है उन्होंने ही यह 1930, 31 और 32 यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में अपने दलित वर्ग की तरफ से प्रतिनिधित्व में यह भाग लिए। और 1932 में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1932 में ही एक सम्मेलन हुआ, एक समझौता हुआ गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। यह 1932 में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं और यह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ, जिसमें सिर्फ दलितों को वोट नहीं देने बल्कि सभी वर्गों के वोट देने का अधिकार मिला। लेकिन उसके पहले की थोड़ी सी घटना है कि 1932 में कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। यानी कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन का कौन था? प्रधानमंत्री था। और उन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की और उसमें इसका प्रतिनिधित्व भीमराव अंबेडकर कर रहे थे, जिसकी वजह से दलितों को निर्वाचन क्षेत्र सौंपा गया। किसके द्वारा? रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, उसके द्वारा यह दलित वर्ग के लोगों के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया और इसका नेतृत्व किसने किया? भीमराव अंबेडकर को इसकी आज्ञा मिली, आदेश मिली कि उन्होंने अपने दलित वर्ग के लोगों को एक निर्वाचन क्षेत्र घोषित करा दें। लेकिन यह जैसे ही ब्रिटेन से जब वापस भीमराव अंबेडकर जब आए, यह सम्मेलन को क्लियर करके, यानी कि यह जब उपाधि उनको मिला निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्ग चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हीं के क्षेत्र में यह होगा, तब उन्हीं के वजह से इन सारे नियमों को देखते हुए महात्मा गांधी धरना पर बैठ गए। कब? जब भीमराव अंबेडकर यह दलित वर्गों के निर्वाचन क्षेत्र जब सौंपा गया भीमराव अंबेडकर को, तब जब ये वापस लौटे अपने देश, तब उसी समय महात्मा गांधी क्या हो गए? धरना पर बैठ गए। और जब धरना पर बैठ गए, जिसकी वजह से भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में 1932 में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह देखा गया कि पूना पैक्ट और पूना समझौता में किस बात को लेकर के चर्चा हुई। तो इस बात को लेकर के चर्चा हुई गांधी जी के द्वारा कि यह निर्वाचन क्षेत्र तो रहेगा, लेकिन बात ये रहेगा कि सिर्फ दलित वर्ग ही उस क्षेत्र में वोट नहीं देंगे। यानी कि वोट देने का जो अधिकार है, मत देने का जो अधिकार है, उस क्षेत्र में सभी वर्ग के लोग अपना मत देंगे। इस बात को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में जो समझौता हुआ, उस समझौता को पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसके बाद, देखिए सबसे पहले आप इतना तो जान लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब की गई। यानी कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई। तो देखिए 1919 में, यानी कि 1919 में, कब? 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने की। किसने की? अली बंधु ने। लेकिन इसका नेतृत्व जो किए थे
वे महात्मा गांधी किए थे। यानी कि खिलाफत आंदोलन का शुरुआत अली बंधु के द्वारा की गई, लेकिन 1919 में जो खिलाफत आंदोलन जो चला उसका नेतृत्वकर्ता यानी कि नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वे महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। अब हम देखते हैं कि 1919 में प्रश्न पूछता है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919 में। किसके द्वारा शुरू की गई? तो अली बंधु के द्वारा। और 1919 यानी कि 1919 खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा सन 1920 में एक आंदोलन की शुरुआत की गई, जिस आंदोलन का नाम असहयोग आंदोलन हुआ। लेकिन उसी बीच 1919 में जैसे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन और रॉलेट एक्ट, यानी कि उसी बीच यह एक आंदोलन शुरू हो गया जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था, और रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को। यानी कि यह तीनों घटना यह असहयोग आंदोलन के दौरान ही घटित हुई थी, जिसके शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा यह शुरू किया गया था। कब? 1920 में। अब हम देखते हैं कि उसी बीच आपका चौरी चौरा कांड जो हुआ था यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। प्रश्न पूछेगा जो कि उत्तर प्रदेश के यह चौरी चौरा जगह है, जिसमें चौरी चौरा जो कांड हुआ था, घटना जो हुआ था, वह कब हुआ था? तो यह 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, और 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। यानी कितने दिन के अंदर में? मात्र 6 दिन के अंदर में यह कांड हुआ, यानी कि चौरी चौरा घटना हुआ। लेकिन यह पुनः महात्मा गांधी के द्वारा 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया, क्योंकि यह सफल होने वाला नहीं था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने 11 फरवरी 1922 को इस घटना को यानी चौरी चौरी कांड को पुनः वापस ले लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। यानी कि प्रश्न पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 1942 में। कब हुआ? 1942 में। तो देखिए सबसे पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि कब? यानी कि क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण हुआ था। अगर क्रिप्स मिशन की असफलता नहीं होता, सफल अगर हो जाता, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि क्रिप्स मिशन की असफल जब हो गया, तो उसी समय 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। और क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है। प्रश्न पूछता है कि क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा? तो इसका उत्तर लिखिएगा पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी कहे हुए थे किसको? क्रिप्स मिशन को। और क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण ही भारत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और देखिए, और 1942 में तब तक एक और घटना घट गई। और देखिए 1942 में यह जो भारत छोड़ो आंदोलन की जब घटना घटी, उसके पहले इसकी शुरुआत जो हुई थी यानी पारित हुई थी 8 अगस्त को। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पारित हुई, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी कैद हो गए। यानी कि 8 को आपका पारित हुआ, और 9 तारीख को 9 अगस्त को गांधी जी को कैद कर लिया गया। और 11 अगस्त को बिहार के सचिवालय के सामने 7 विद्यार्थी को मार दिया गया। यानी कि 7 विद्यार्थी शहीद हो गए, इसलिए इसे शहीद दिवस के यानी कि 7 शहीद के नाम से भी 11 अगस्त को जाना जाता है। देखिए यहाँ 7 शहीद के नाम से 11 अगस्त को जाना जाता है। तो इस तरह से सन 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन जो घटा हुआ था, यह भारत छोड़ो आंदोलन की यह महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसको अंत तक जरूर देखें। तो देखिए प्रश्न पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 में। लेकिन यह भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की पारित कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। महात्मा गांधी कैद कब हो गए? तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को कैद कर लिया गया। और 11 अगस्त 1942 को बिहार के सचिवालय के सामने यह क्या हुआ? 7 विद्यार्थियों को मार दिया गया, जिसे 11 अगस्त को 7 शहीद के नाम से भी जाना जाता है। अब इस तरह से हम देख लिए। उसके बाद है 1924 की एक घटना में गांधी जी
ने कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने किस घटना के समय कांग्रेस की अध्यक्षता किए हुए थे? तो यह उत्तर होगा 1924 में। क्या होगा? 1924 में। तो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता सन 1924 में की गई। कब की गई? 1924 में की गई। तो देखिए इस तरह से महात्मा गांधी के जो शासन काल है, यानी कि इनका जो युग है 1915 से लेकर के और 1948 को, इसी समय को हम क्या कहते हैं? गांधी युग के नाम से जानते हैं। क्या है? गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब यह प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को अर्धनग्न का फकीर किसने कहा है? यानी कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न का फकीर किसने कहा है? तो गांधी जी को अर्धनग्न का फकीर चर्चिल ने कहा है। किसने कहा है? चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न यानी कि आधे नंगे, यानी कि कम कपड़ा में जब रहा करते थे ना, इसलिए उनको गांधी जी को अर्धनग्न का आधा शरीर ढका और आधा शरीर खुला, तो अर्धनग्न का फकीर जो कहा है वह चर्चिल ने कहा है। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो गुरु थे उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। यानी कि कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अब राष्ट्रपिता किसने कहा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा? तो सन 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या कहे? राष्ट्रपिता कहे। अब ये देखा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो देने वाले व्यक्ति थे वे थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए। अब ये देखा जाता है कि हरिजन संघ की स्थापना तथा हरिजन पत्रिका किसने चलाई? तो यह दोनों हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया और हरिजन पत्रिका की शुरुआत भी गांधी जी के द्वारा यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो हम देखते हैं कि यह भी प्रश्न पूछता है कि जब देश आजाद हो रहा था यानी कि सन 1947 के समय, तो गांधी जी कहाँ थे? तो देखिए जब देश की आजादी के जश्न सारे लोग मना रहे थे, उस समय महात्मा गांधी कोलकाता में थे और कोलकाता में जितने भी युद्ध में मारे गए थे व्यक्ति या जितने भी लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, उनके परिजनों को उन्होंने क्या कर दिए? यानी कि दुखियों की सेवा में लगे हुए थे। यानी कि उनके दीन दुखियों की सेवा जितना भी हो सके उतना वे कर रहे थे और उसी समय सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। तो इस तरह से गांधी जी के कठिन यानी कि कठोर तपस्या और कठिन परिश्रम के बल पर हमारा देश सन 1947 को आजाद हुआ। तो देखिए इस तरह से, और महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई। यह किसके द्वारा? यानी कि नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्न पूछता है। तो इसको देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर यानी कि गुजरात में। उसके बाद महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में। और 1893 के पहले गांधी जी ने अपने शिक्षा कहाँ ली और वकालत कहाँ की थी? तो गुजरात में इन्होंने बारिस्ट्री भी की और बारिस्ट्री करने के बाद इन्होंने वकालत भी की और उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका 1893 में चले गए। और उसके बाद में वहां सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में गांधी जी के द्वारा की गई। 1906 में महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया गया। और यह इतना करने के बाद दक्षिण अफ्रीका से जब महात्मा गांधी वापस आए तो वह दिन 9 जनवरी 1915 था, क्योंकि प्रवासी का मतलब होता है दूसरे देश से वापस आना, यानी कि प्रवास पर जाना और वापस आना। तो सन 1915 में महात्मा गांधी ने प्रवास यानी कि वापस लौटे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम का निर्माण कब कराया गया? तो सन 1916 में। यह कहाँ? अहमदाबाद में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब और किसने की? महात्मा गांधी ने सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की, वो भी
चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए अंग्रेजों के घोर अत्याचार के कारण तिनकठिया व्यवस्था लागू हो गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के साथ मिल करके और सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे। उसके बाद है अहमदाबाद मिल में मजदूरों के द्वारा सन 1918 में आंदोलन चलाया गया। 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की गई महात्मा गांधी के द्वारा। वह 12 मार्च का दिन था और उसमें महात्मा गांधी के साथ 78 सहयोगियों ने साथ दिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। और गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, 1931, 1932 में। और 1932 में हुए पुनः समझौता, जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ, जिसे पुनः समझौता या पुनः पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद है 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ और इसकी शुरुआत अली बंधु ने की और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। सन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 में, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। उसके बाद है रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 में। उसके बाद है चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। और उसके बाद 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ? यह चौरी चौरा कांड को वापस ले लिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और क्रिप्स मिशन के असफल होने के कारण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो कि पारित हुआ था 8 अगस्त को। और 9 अगस्त को गांधी जी को कैद कर लिया गया। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को कैद कर लिया गया। और यह गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक क्रिप्स मिशन को कहा है। और 7 शहीद के नाम से किसे जाना जाता है? तो 7 शहीद के नाम से यह, जहां 11 अगस्त 1942 का जो दिन है, 11 अगस्त को 7 शहीद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछता है कि गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की है? तो सन 1924 में। कब? 1924 में। प्रश्न पूछता है गांधी जी को अर्धनग्न का फकीर किसने कहा? तो गांधी जी को अर्धनग्न का फकीर चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने। और गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गांधी जी को राष्ट्रपिता कब और किसने कहा? सन 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। हरिजन पत्रिका किसने चलाई? महात्मा गांधी ने। लेकिन इस तरह से आपका टोटल गांधी युग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, वे सारे प्रश्नों को एक साथ संग्रह कर दिया गया है, जिसे अंत तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के पास हो सके तो जितना शेयर करें, ताकि आपके साथ आपके दोस्त का भी तैयारी हो जाए। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।